नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ तिशा गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी जानकारी, विधानसभा सत्र की कार्यवाही एक दिन के लिए बढ़ाई गई। कार्य मंत्रणा की बैठक में फैसला लिया गया है, अब 5 नवंबर को भी विशेष सत्र संचालित होगा। आपको बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने ये जानकारी साझा की है। बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी जानकारी, अब 5 नवंबर को भी विशेष सत्र चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने इससे संबंधित जानकारी साझा की है। उत्तराखंड विधानसभा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, विधानसभा सत्र की कार्यवाही एक दिन के लिए बढ़ा दी गई है। कार्य मंत्रणा की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि जो विशेष सत्र उत्तराखंड विधानसभा का चल रहा है उसको एक दिन के लिए अब और एक्सटेंशन मिला है। संसदीय कार्य मंत्री ने इससे संबंधित जानकारी दी है कि उत्तराखंड विधानसभा का जो सत्र फिलहाल चल रहा है उसको एक दिन के लिए और बढ़ाया गया है। और आपको बता दें कि कार्य मंत्रणा की बैठक इसी को लेकर आयोजित हुई थी, जिसमें ये निर्णय लिया गया है कि उत्तराखंड विधानसभा की कार्यवाही को एक दिन और के लिए बढ़ा दिया जाएगा। और अब आपको बता दें कि ये कार्यवाही एक दिन के लिए और बढ़ते हुए कई और चर्चाएं विधानसभा सत्र के दौरान होंगी। कार्य मंत्रणा की बैठक में ये निर्णय लिया गया है और अब 5 नवंबर को भी विशेष सत्र चलेगा। आज इस विधानसभा सत्र के संचालन का आखिरी दिन था, लेकिन कार्य मंत्रणा की बैठक में इस बात पर फैसला लिया गया कि एक दिन और यानी कि 5 नवंबर तक विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित होगा। एक दिन का एक्सटेंशन दिया गया है विधानसभा के विशेष सत्र को। उत्तराखंड में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था, जिसको लेकर अब एक दिन का एक्सटेंशन मिला है। संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने जानकारी साझा की है उत्तराखंड के विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर, जिसको 5 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। कार्य मंत्रणा की बैठक आयोजित हुई, जिसमें इस बात पर चर्चा हुई कि उत्तराखंड के विधानसभा के विशेष सत्र का जो आयोजन हुआ है उसको एक दिन और के लिए बढ़ाया जाए। जिसके बाद ये जानकारी मीडिया से रूबरू होते हुए संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने ये जानकारी साझा की और बताया कि 5 नवंबर के दिन भी विशेष सत्र चलेगा। आज यानी कि 4 नवंबर के दिन उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र का आखिरी दिन था, लेकिन इसे एक दिन और बढ़ा दिया गया है, यानी कि 5 नवंबर कल का दिन भी विधानसभा के विशेष सत्र की कार्रवाई के लिए शामिल रहेगा। कार्य मंत्रणा की बैठक में ये निर्णय लिया गया है, 5 नवंबर के दिन भी विशेष सत्र चलने वाला है। संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने ये जानकारी साझा की है। उत्तराखंड विधानसभा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। अरुण सैनी संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। अरुण, क्या कुछ कारण बताया जा रहा है जिसके लिए 5 नवंबर तक यानी कि एक दिन का और एक्सटेंशन इस विशेष सत्र को मिला है? जी बिल्कुल, उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र चल रहा है और राज्य अपना रजत जयंती वर्ष मना रहा है, जिसके उपलक्ष्य में 2 दिवसीय विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था। अब उसके एक दिन और एक्सटेंशन उसका कर दिया गया है, सत्र की अवधि एक दिन और बढ़ा दी गई है और कल भी जो है विधानसभा का विशेष सत्र चलेगा। और जो भी विधायकों ने अपने जवाब रखे, देखा जाए तो क्योंकि 1.5 दिन का समय जो है मिल रहा था, विधायक अपनी बात रख दिए थे। कुछ विधायकों, हालांकि विधायकों को 10-10 मिनट का समय दिया गया था, लेकिन कई विधायकों को जो है वो लंबी चर्चा भी हो रही है, कई विधायक ज्यादा देर तक भी बोल रहे हैं। तो ऐसे में वो समय अवधि इसलिए बढ़ाई गई है और ऐसे में क्योंकि कई विधायकों ने जो है जब उनकी बारी आई तो उन्होंने कई तरीके के सवाल भी उठाए, कई तरीके के जो व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाए, तो उसका जवाब भी कल सरकार जो है वो सदन में देगी और विधायकों के सवालों का जवाब भी होगा। अभी कुछ देर बाद ही जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी उद्बोधन जो है वो विधानसभा सत्र का वो होना है और ऐसे में कल भी जो है सत्र वो चलेगा और सरकार सभी विधायकों के सवालों के जवाबों का जवाब जो है वो देगी। बहुत शुक्रिया अरुण सैनी इस जानकारी के लिए। तो देहरादून से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। विधानसभा सत्र की कार्यवाही एक दिन के लिए बढ़ा दी गई है। कार्य मंत्रणा की बैठक में यह निर्णय लिया गया है, यानी कि 5 नवंबर के दिन को भी विशेष सत्र चलने वाला है।
और वहीं आपको बता दें कि राज्य स्थापना की रजत जयंती पर आयोजित विशेष सत्र के दौरान विधायक आदेश चौहान ने अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जवाब देते हुए कहा कि किसी भी अधिकारी को जनता या विधायकों की बात ना सुनने की छूट नहीं है। साथ ही उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि सरकार पूरी तरह कानून के अनुसार काम कर रही है और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अधिकारियों पे आपको ये मानना पड़ेगा कि इस सरकार का अधिकारियों पे या तो अंकुश नहीं है या आपने ये कह रखा है कि भाई इनकी सुननी नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं ऐसा है कि ये नहीं, मैं उसका उदाहरण दे दूं। किसी भी अधिकारी को ये कभी नहीं कहा गया है कि नहीं सुनना है। सबको कहा गया है कि सबकी जायज बात सुनना है, विधि सम्मत बात सुननी है, संवैधानिक बात सुननी है। और जो अभी आपने कहा कि एक वर्ग विशेष को, धर्म विशेष को डराया धमकाया या उनको भयभीत किया जा रहा है, देखिए हम जो भी काम करते हैं संविधान के अनुसार करते हैं, व्यवस्था के अनुसार करते हैं, कानून के अनुसार करते हैं और देश की जो विधि व्यवस्था है उस व्यवस्था पर विश्वास करके उस विधि व्यवस्था को मानने के आधार पर काम करते हैं। जो इस विधि व्यवस्था को नहीं मानता है, कोई अतिक्रमण करता है, कोई सरकारी जमीनों पर कब्जे कर रहा है, लाल चादर, पीली चादर, हरी चादर, नीली चादर डाल के अगर सरकारी जमीनें कब्जा करेगा तो देवभूमि उत्तराखंड में नहीं चल सकता है। विधि के अनुसार उनको हटाया गया और आगे अभी अभियान चलेगा वो लगातार। देखिए, प्रदेश में जिस प्रकार से कुछ लोगों के द्वारा एक षड्यंत्र के तहत प्रदेश की आबोहवा को, प्रदेश की जो हमारी डेमोग्राफी है उसको एक षड्यंत्र के तहत परिवर्तित करने का कार्य कुछ लोग कर रहे हैं, उस पर प्रभावी नियंत्रण आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने किया है। और प्रदेश के अंदर जिस तरह से सरकारी भूमियों को कब्जे करने की कोशिशें लगातार की जा रही थी, उस पर नियंत्रण लगाते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 9 से 10 हज़ार एकड़ भूमि को कब्जा मुक्त कराया है। तो निश्चित रूप से इस कारण कहीं न कहीं कुछ विपक्ष के लोग जो इस षड्यंत्र में शामिल हैं वो लोग परेशान हैं, हैरान हैं। इस कारण इस तरह की वो बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से स्पष्ट किया है कि प्रदेश के अंदर प्रदेश की आबोहवा, प्रदेश की डेमोग्राफी को किसी भी शर्त में परिवर्तित नहीं होने दिया जाएगा और प्रदेश के अंदर नीली चादरें उड़ाकर जिस तरह से सरकारी भूमि को कब्जा किया जाता, ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे लोगों को किसी भी शर्त में बख्शा नहीं जाएगा, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और भारत के संविधान की तहत हमारी सरकार काम कर रही है और दोषियों के खिलाफ जिस तरह के उसमें दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है। और उधर आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र में खटीमा विधायक भुवन कापड़ी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि 25 साल में राज्य में भ्रष्टाचार जवान हो गया है और विधायक निधि में 15% कमीशन काटा जा रहा है। आपको बता दें कि उनके इस बयान से सियासत गर्मा गई है। इसी को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने जांच की मांग की है, जबकि संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने जवाब देते हुए कहा कि बिना सबूत सदन में आरोप लगाने से बचना चाहिए। आंदोलन है, इस राज्य गठन के आंदोलन में सबसे अहम भूमिका युवाओं की थी, महिलाओं की थी, पूर्व सैनिकों की थी। आज वो तीनों ही हाशिए में क्यों है, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं। हम बात कर रहे हैं 15 साल की बात। आज अगर इस 25 साल में अगर हम बात करें तो इस उत्तराखंड को जवान होने के साथ यहां कुछ जवान हुआ है तो भ्रष्टाचार जवान हुआ है, कुछ भला भी तो हुआ होगा। वो तो भ्रष्टाचार जवान हुआ है। भला हो गया उसका। हम भला करने वाले लोग बैठे हुए हैं। मैं कहना नहीं चाहता, मैं कहूंगा तो बात कहेंगे कि भुवन कापड़ी ने क्या बात कर दी। हम क्या भ्रष्टाचार को रोकेंगे जब हमारी विधायक निधि में 15% कमीशन या अधिकारियों के माध्यम से काटा जाता है, तो हम क्या ईमानदारी की बात कर सकते हैं? आप बताइए। मैं तो आदरणीय नेता सदन बैठे हुए हैं, 15% निकाल के सीधे आप अधिकारियों को दे दीजिए, फिर हमें विधायक निधि दीजिए। मैं आपसे सब जानते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी, इन 15 सालों में कुछ जवान हुआ है तो महिलाओं पे अपराध जवान हुआ है इस प्रदेश में। इन 25 सालों में अगर कुछ जवान हुआ है तो किसानों में कर्जा जवान हुआ है। इन 25 सालों में पहाड़ के खेतों में
वो जानवर जवान हुए हैं जो खेती को खत्म करते हैं, पहाड़ पे खेती नहीं हो पा रही है। इन 25 सालों में प्रदेश में रोजगार को बेचने वाले अपराधी जवान हुए हैं। इस उत्तराखंड में उन आंदोलनकारी जो आज भी हमारे खटीमा में 253 है, उसी ग्राउंड में है जिस ग्राउंड में 800 लोग हुए हैं, उसमें से 3 लोग तो स्वर्ग सिधार गए, उनको अधिकार नहीं मिल पा रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये बहुत मैं कड़वे शब्द बोल रहा हूं, लेकिन ये सच्चाई है। नहीं देखिए, क्योंकि अगर विधायक नीति में भ्रष्टाचार, उसकी जांच होनी चाहिए। विधायक नीति में भ्रष्टाचार मैं इसलिए स्वीकार नहीं करता हूं क्योंकि मैं समझता हूं विधायक इसमें संलिप्त नहीं हुआ, क्योंकि विधायक को जो प्रस्ताव उसको मिलते हैं उन प्रस्तावों को जो है, जो व्यवस्था है सीडीओ ऑफिस में जो है उन कार्यों को देता है, वहाँ से कार्यदायी नामित होती है, कार्यदायी संस्था उन कार्यों को संपादित कराने का काम करती है। और अगर उसमें कोई विधायक संलिप्त है तो मैं समझता हूँ ये तो बहुत गंभीर विषय है। उन विधायकों को अपने गरेवा में झांकना चाहिए जिनके परिप्रेक्ष्य में भ्रष्टाचार की बात हुई है। और अगर भ्रष्टाचार विधायक के स्तर से नहीं है, अधिकारियों के स्तर से है, तो निश्चित रूप से जो कार्यदायी संस्था है और जिसके तहत जो है विधायक नीति जो है आती है, उन अधिकारियों के खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो 2002 से विधायक जी, और मेरी विधानसभा में जाके आप मालूम कर लें क्या किसी की हिम्मत होती है कि विधायक नीति में एक पैसा कमीशन ले ले। देखिए, मैंने आपसे कहा ये काम करने की अलग अलग आदमी के कल्चर होते हैं, अलग अलग उसका काम करने का तरीका होता है। तो मैं समझता हूँ अधिकारियों को जो अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें भी समझना चाहिए और राजनेताओं को भी अपनी गरिमा समझनी चाहिए कि उनके अधिकार क्या है, उसके हिसाब से काम करना चाहिए। मैं समझता हूँ तो अगर हर व्यक्ति ये ठान ले तो मुझे नहीं लगता कि ये कमीशन पूरी चल पाएगी। तो सर, ये जो आरोप है देखिए सदन के अंदर बोला है, सर सदन के अंदर बोला, निश्चित रूप से सदन की वो एक सदन के रिकॉर्ड में वो चीज आई है, तो निश्चित रूप से सदन में देखेंगे तो मालूम करेंगे, अगर ऐसी कोई निश्चित में कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दूसरे लोगों को भी सदन की गरिमा बना के रखनी चाहिए। सदन में कभी इस तरह की बातें नहीं बोलनी चाहिए जो सदन की गरिमा के खिलाफ। उत्तराखंड स्थापना दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे को लेकर प्रदेश में उत्साह का माहौल है। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि राष्ट्रपति का आना उत्तराखंड के बढ़ते महत्व का प्रतीक है। साथ ही उन्होंने बताया कि 9 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी भी राज्य के रजत जयंती समारोह में शामिल होंगे, जिसके चलते भट्ट ने विपक्ष से अपील की है कि 2 दिवसीय सत्र में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विकास पर सार्थक चर्चा करें। राज्य स्थापना दिवस पर और देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी का उत्तराखंड आना और आज उत्तराखंड के सदन को संबोधित करना इस बात के संकेत है कि देश उत्तराखंड को कितना महत्व देता है। 9 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जाने वाले हैं। एक उत्साह का वातावरण पूरे उत्तराखंड में बना हुआ है। सदन की 2 दिन की चर्चा में सरकार कांग्रेस की भी रही, सरकार भारतीय जनता पार्टी की भी है। अच्छा हो कि इन 25 वर्षों में हमने क्या क्या प्राप्त किया उसकी चर्चा हो, दलगत राजनीति से हटके बातें हो और आगामी 25 वर्षों के लिए खासतौर 2047 तक के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जब देश विकसित राष्ट्र बनेगा, हम कैसे अपने राज्य को विकसित राज्य के रूप में उससे पहले खड़ा कर दें, ऐसे विषयों को लेकर सदन में चर्चाएं आए। क्या क्या मूलभूत समस्याएं भविष्य के अंदर खड़ी होने वाली है, वो रोजगार के क्षेत्र हो सकता है, वो अनेकों प्रकार के पर्यटन के क्षेत्र हो सकते हैं। इन सब विषयों पर कैसे प्रगति भविष्य में कर सकते हैं उसकी चर्चा करनी चाहिए। मैं कांग्रेस के नेताओं से ये अपील भी करूंगा कि अच्छा हो वो इसको राजनीतिक चश्मे से न देखें। सरकार आज हमारी है, आगे भी हमारी सरकार रहने वाली है, लेकिन कांग्रेस का नकारात्मक पक्ष जो है ये कांग्रेस को ही क्षति पहुंचाएगा।
उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती पर आयोजित विधानसभा के 2 दिवसीय विशेष सत्र के दूसरे दिन सदन में कई मुद्दे उठे, जिसके चलते मूल निवास और स्थायी राजधानी गैरसैंण का मुद्दा गूंजा। तो वहीं विपक्ष ने सत्र की अवधि को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। इसी को लेकर सत्ता पक्ष ने कहा कि सत्र का उद्देश्य प्रदेश के विकास और उपलब्धियों पर मंथन करना है। इन्हीं मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता अरुण सैनी ने कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह से खास बातचीत की है। उत्तराखंड की 25 वर्षों की यात्रा को लेकर जो है विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। आज दूसरा दिन है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस पूर्व नेता प्रतिपक्ष और वर्तमान में चक्राता से विधायक वरिष्ठ नेता कांग्रेस के प्रीतम सिंह जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, 2 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया 25 वर्षों के रोड मैप को लेकर के। 25 वर्षों में उत्तराखंड ने क्या खोया क्या पाया लेकर, क्या 2 दिन में वो तमाम चीजें उठ पाएंगी सदन में, या जो चर्चा अभी तक हुई वो तमाम चीजें उठ पाई हैं? देखिए, उत्तराखंड राज्य को बने हुए 25 वर्ष होने जा रहे हैं, जिसके परिप्रेक्ष्य में विशेष सत्र आहूत किया गया और राष्ट्रपति महोदया जी आई थी, उन्होंने भी हमको संबोधित किया। लेकिन सत्र की अवधि इतनी कम है कि इतनी कम अवधि में 25 साल का रोड मैप हमने क्या पाया और भविष्य में हम क्या करेंगे, किससे किस आगे बढ़ेंगे, उसके लिए बहुत कम है। सम्मानित विधायक साथी अपनी बात कहना चाहते हैं, लेकिन जितना समय उन्हें अपनी बात को कहने के लिए चाहिए उतना समय है नहीं। इसलिए इस पर जो है मैं कह सकता हूँ पूरी चर्चा नहीं हो सकती है। इसे कम से कम 3 या 4 दिन का सत्र किया जाना चाहिए था, ताकि हर विधायक विस्तार से अपनी बात कह सके और भविष्य के लिए वो सरकार को ये भी बता सके कि किस तरीके से हम आगे बढ़ने का काम करें। सर, मूल निवास और गैरसैंण को राजधानी बनाने का मुद्दा सदन में उठा, जिस पर काफी गहमा-गहमी भी सदन में देखने को मिली। आपका क्या मत है इस पर? आपके नहीं, देखिए, 2000 में हमको राज्य मिला, इसका श्रेय जो है तरह तरीके से लेने का काम हो रहा है। लेकिन ये दुर्भाग्य है हमारा कि जब राज्य बना, राज्य बनते समय जो 2 और राज्य बने थे उन्हें अस्थायी राजधानी दी गई, हमको अस्थायी राजधानी दी गई। आज उत्तराखंड राज्य की स्थिति है कि हम 25 साल पूरे करने जा रहे हैं। यहाँ ग्रीष्मकालीन राजधानी भी है, अस्थायी राजधानी भी है, लेकिन अस्थायी राजधानी हमको अभी तक नहीं मिल पाई। दूसरी विडंबना ये है कि हम सस्ते न्याय की बात करते हैं। हाई कोर्ट को जो है नैनीताल शिफ्ट कर दिया गया, और आप समझ सकते हैं गर्मियों के दिनों में जब हाई कोर्ट जो है वहाँ संचालित होती है तो लोगों को जो है रहने की जगह नहीं मिल पाती। गरीब आदमी जो है, जो सस्ते न्याय की आस लेकर के वहाँ जाता है, उसकी स्थिति बड़ी दयनीय हो जाती है। तो हम समझते हैं कि गैरसैंण के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, अब जो सरकार में है वो स्पष्ट करें स्थिति को कि कहाँ पर आप अस्थायी राजधानी बनाने जा रहे हैं। इस पर जो है सरकार मौन है। इस सत्र में देखा जाए तो जो टोपी को लेकर, पहाड़ी टोपी को लेकर की बात हुई, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी कह रहे हैं कि जो बिना टोपी के हैं उनको भी जनता देख रही है। देखिए, महेंद्र भट्ट जी क्या कह रहे हैं, अब उनका अपने विचार है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस राज्य के अंदर हम हैं तो सदन में अगर हम टोपी पहन ले तो उससे क्या संदेश जाएगा, और बाहर हम नहीं पहनेंगे तो उससे क्या जो फर्क पड़ जाएगा। उत्तराखंड के लोग देख रहे हैं, उत्तराखंड के लोग तो हमारे चाल चरित्र, चेहरे को देख रहे हैं कि हमारा चाल चरित्र कैसा है, हमारा चेहरा कैसा है, तो उसको देख करके लोग वोट देते हैं। टोपी को देख के वोट नहीं देते हैं लोग। वो तो कह रहे हैं कि 2027 में जनता देख लेगी। देखिए, अब वो कह रहे हैं, कहने दीजिए, और मैं कहना चाहता हूं कि 2027 में इस सूबे के अंदर परिवर्तन होने जा रहा है। 2022 में जो सरकार बनी थी वो सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। खनन माफिया, शराब माफिया, भू माफिया सरकार को संचालित करने का काम कर रहे हैं। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये तो सत्ता में बैठे हुए लोग कह रहे हैं। तो महेंद्र भट्ट जी अगर टोपी पहन के ही जीतते तो आप 2022 में आप भी जीतते, आप क्यों हार गए? ये मिथ्या है और भ्रामक बातें करने की आदत भाजपा को है। कभी
जो वास्तविकता है उस पर बात नहीं करेंगे। इस तरीके के ताना वाना बन करके बात करते हैं जो चलने वाला नहीं। फिर हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह जी और साफ तौर पर सभी मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी है, चाहे वो राजधानी गैरसैंण को लेकर के हो या फिर मूल निवास को लेकर के हो। कैमरा पर्सन रोहित के साथ वरुण सैनी, जनता टीवी, देहरादून। उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती पर आयोजित 2 दिवसीय विधानसभा विशेष सत्र के दूसरे दिन सदन में हंगामा देखने को मिला, जिसमें उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने विधायक निधि में 15% कमीशन के आरोप लगाए, तो वहीं गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग उठी। विपक्ष ने सत्र की अवधि को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। इसी को लेकर हमारे संवाददाता अरुण सैनी ने उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी से खास बातचीत की है। 25 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। 9 नवंबर को 25 वर्ष पूरे हो जाएंगे और इसी उपलक्ष्य में उत्तराखंड सरकार रजत जयंती वर्ष मना रही है। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया, जिसका आज दूसरा दिन है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी जी हमसे बातचीत करेंगे। सर, विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया 25 वर्षों के पूरे यात्रा को लेकर के, किस तरीके से देखते हैं 25 वर्षों में उत्तराखंड की जो यात्रा रही है? देखिए, सबसे पहले तो आपके माध्यम से उत्तराखंड के राज्य आंदोलन में शहीद हुए सभी सैनिकों को श्रद्धा सुमन, हमारे सभी आंदोलनकारियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और राज्य आंदोलनकारियों को प्रणाम करते हुए जो है सभी प्रदेशवासियों को रजत जयंती की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और इन 25 वर्षों में क्या खोया क्या पाया, ये बड़ी बात है। अगर हम बात करें ND तिवारी जी की सरकार की, पहले कांग्रेस की सरकार की, तो उस सरकार में औद्योगिक नगरी के रूप में उत्तराखंड को डेवलप किया। राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में नए नए डिग्री कॉलेज, लगभग 24 से ज़्यादा डिग्री कॉलेज, हजारों की संख्या में स्कूलों का उच्चीकरण और स्वास्थ्य के सेवाओं को जो है कि बहुत तेज़ी से बढ़ाया गया और कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी को बढ़ाया गया। और तिवारी जी की सरकार में हमारे उत्तराखंड के युवाओं के लिए रोजगार पैदा हुआ। फिर खंडू जी की सरकार में, गुड गवर्नमेंट हम उसे कह सकते हैं, उन्होंने सरकारी रोजगार में इंटरव्यू को ख़त्म किया। फिर बहुगुणा जी के समय पर सबसे कम समय में संविदा कर्मचारियों को परमानेंट करने, केदारनाथ आपदा से लड़ने, विधानसभा भवन की शुरुआत। फिर उसके बाद हरीश रावत जी ने केदारनाथ को पुनर्स्थापित करने में और पुनर्स्थापित करके राहुल गांधी को पद यात्रा कराकर संदेश दिया कि देश दुनिया को कि उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा सुरक्षित है, सब लोग यहाँ आ सकते हैं। पहाड़ी उत्पादों को, उत्तराखंड के उत्पादों को एक नई पहचान दी। पेंशन, गांव के अंतिम छोर तक के लोगों को आर्थिक मजबूती के लिए पेंशन योजनाएं चलाई, बहुत सारे काम हुए। लेकिन उसके बाद जब हम देखते हैं कि राज्य का कर्जा 37 करोड़ से बढ़कर 1 लाख करोड़ हो गया पिछले 8-9 सालों में, लगातार राज्य में कर्जा बढ़ा, भ्रष्टाचार बढ़ा, भर्ती घोटाले बढ़े, तो 25 सालों में अगर हम ये बात कहें, जो राज्य की जनता आज कह रही है कि इस राज्य में जवान हुआ तो भ्रष्टाचार हुआ, इस राज्य में जवान हुई तो बेरोजगारी हुई, इस राज्य में जवान हुआ तो महिला अपराध हुआ, इस राज्य में जवान हुए तो भ्रष्टाचारी हुए जो भर्ती घोटाले कर रहे हैं, जो युवाओं की मेहनत को बेचने का काम कर रहे हैं, इस राज्य में जवान हुए तो वो जानवर जवान हुए जो पहाड़ों की खेती को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आज हमें समीक्षा करनी पड़ेगी कि इस राज्य में सबसे ज़्यादा कुछ जवान हुआ तो भ्रष्टाचार हुआ, और आज भ्रष्टाचार चरम पर है। जो बात मैंने कही भी पहले कि सबसे पहले जब तक हम भ्रष्टाचार में अंकुश लगाकर राज्य के प्रति, राज्य के कर्मचारियों का सेवा भाव, समर्पण और राज्य को आगे ले जाने के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा भाव पैदा नहीं करेंगे, तब तक राज्य में मुझे लगता है कि जिस ऊंचाई पर हमें ले जाना चाहिए वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाएंगे। इसलिए हमको संकल्परत होना चाहिए इस रजत जयंती पर कि सबसे पहले इस राज्य से भ्रष्टाचार को खत्म, जड़ से खत्म करेंगे और राज्य के लिए रोजगार पैदा करेंगे। और जो राज्य का रोजगार अन्य राज्यों के लोगों को बुलाकर आज ये भारतीय जनता पार्टी बेचने का काम कर रही है, जो राज्य के चाहे ठेकेदारी हो, चाहे खनन हो, चाहे अन्य कोई काम हो जिसमें बाहर के लोगों का कब्जा हो गया है, और जो नौकरियां थी समूह गौ और घौ की, समूह गौ और घौ में राज्य का स्थायी निवासी कंपलसरी था, लेकिन आउटसोर्स लाकर उसको भी खत्म करने का काम किया, जिससे आज लड़ने की जरूरत है। आपने विधायक निधि का 15% कमीशन की बात भी सदन में उठाई, इसको लेकर के क्या कुछ? बिल्कुल सही बात है। अधिकारी इतना बेलगाम हो गया है कि विधायक की जो विधायक निधि आती है उसमें भी 15% वो लेते हैं, बिना जो है कि बजट रिलीज किए। बहुत बुरा हाल है। TS के अलग पैसे, रिलीज फंड करने के अलग पैसे, JE के घूमने के अलग पैसे, तो ये बहुत बुरा हाल उत्तराखंड में है। वो कहते हैं ना, डाइन भी 7 घर छोड़ती है, लेकिन यहाँ अधिकारी
जो है कि इतने बेलगाम हो गए, इतने बेशरम हो गए कि जो जनप्रतिनिधि है उन्हीं के यहाँ घर पर डाका डालने का काम कर रहे हैं। आज मूल निवास और गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने का मुद्दा भी सदन में उठा, इस पर आपका क्या मत है? देखिए, गैरसैंण हमारे पहाड़ी परिवेश में है। जिस दिन हम गैरसैंण में वो सारी सुविधाएं उपलब्ध करा पाए, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, कनेक्टिविटी, उस दिन गैरसैंण को राजधानी बनाना चाहिए। पहले हमें गैरसैंण में वो सारी सुविधाओं को जो है गैरसैंण तक पहुंचाना चाहिए, जिससे कि वहाँ के लोगों को उन सुविधाओं का जो है लाभ मिल सके। राज्य के निर्माण में जो गैरसैंण की परिकल्पना थी, जो पहाड़ की परिकल्पना थी, उसे उस तर्ज पर बढ़ाया जाए। और स्थायी मूल निवास की बात है तो मूल निवास की बात हम करते हैं जरूर, लेकिन उसे पूरा पढ़कर समझकर मूल जमींदारी प्रथा थी तब से मूल निवास को स्टार्ट कर देंगे तो तब भूमिहीनों को जमीन ही नहीं मिलती। जब केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने भूमिहीनों को जमीन अलॉट करी थी, जमींदारी प्रथा खत्म हुई थी, तो उस समय के बाद उसको कहीं उसकी समीक्षा कर करना चाहिए, लेकिन पहले समीक्षा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में कोई ऐसा कदम उठ जाए कि जिससे लोगों को नुकसान हो जाए। अब जैसे राज्य आंदोलनकारी का बिल हमने विधानसभा में पास कर गवर्नर के यहाँ भेजा और उसके बावजूद भी आजकल राज्य आंदोलनकारी और उनके आश्रित उसका लाभ नहीं ले पा रहे 10% क्षैतिज आरक्षण का, तो ये सरकार की कमी है। क्योंकि आज विधानसभा में इस बात का किसी सदस्य ने जिक्र भी किया कि हम लोगों ने जो विधेयक बनाया था उस विधेयक में कुछ कॉलम छोड़ा था जिसको अधिकारियों ने भर दिया और उसे अटका दिया। तो इन अधिकारियों की मंशा राज्य के प्रति नहीं है। ये देखते हैं कि हमारे रिटायरमेंट के बाद कहाँ हम किस पोस्ट पर जा सकते हैं, किस पोस्ट के लिए अपने आप को जो है 60 साल नौकरी के बाद 2 साल एक्सटेंशन के बाद फिर कौन सी जगह पर हम बैठ जाएं कि हम जो है लूट मचाएं। इस मानसिकता से जो है अधिकारी जो हमारे प्रदेश में काम कर रहे हैं। तो ये तुम्हारे साथ उपनेता प्रतिपक्ष मोहन कापड़ी ने साफ तौर पर सभी विषयों को लेकर अपनी बात रखी है। हम अपने सहयोगी रोहित के साथ मरुण सैनी, जनता टीवी देहरादून। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए।